हेलो व्यूवर्स, तो आ चुके हैं आज हम लोग अपने बीएनएस के एक और लेक्चर में, जहां आज हम लोग कवर करेंगे पनिशमेंट के पोर्शन को, जो कि बीएनएस के चैप्टर नंबर 2 में कवर है। मतलब चैप्टर नंबर 2 जो है पनिशमेंट से डील कर रहा है, पनिशमेंट के बारे में बताएगा, दंड के बारे में क्या क्या हो सकती चीज़ें, वो सेक्शन नंबर 4 से लेके 13 तक में कवर किया गया है। मगर आज हम लोग डील करेंगे सेक्शन नंबर 4 to 7 तक बस, मतलब 4, 5, 6, 7। अब देखिए ये जो लेक्चर रहेगा, जितने भी एक लेक्चर में तो कवर नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 2-3 लेक्चर में कवर हो जाएगा ये पूरा पनिशमेंट का पोर्शन। अब ये ज़रूरत किसकी है? देखिए ज़रूरत ही किसी की भी हो सकती है, या तो कोई जुडिशरी का एस्पिरेंट हो, या तो अभी हाल फिलहाल में आने वाली जो आगे वैकेंसीज आएंगी जैसे यूपीएसआई का हो गया हो, या कोई अदर सर्विसेज जहाँ पे लॉ का ये पोर्शन पूछा जाता है, तो वहाँ पे आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। या कोई आम आदमी इसको ऐसे देखना चाहता है बस नॉलेज के पर्पज़ से, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि आप भागें इस लॉ से, आपको जानना चाहिए, अगर जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो डायरेक्टली मूव करते हैं इस लेक्चर पे, पनिशमेंट हमें क्या क्या सिखा रहा है यहाँ पे। सेक्शन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पनिशमेंट, सेक्शन नंबर 4 ही इसका नाम भी पनिशमेंट है। अब ये क्या करेगा, ये एक लिस्ट बताएगा आपको कि पनिशमेंट कौन कौन सी है हमारे पास। अगर कोई भी अपराध होता है तो उसमें मेजरली कौन कौन सी पनिशमेंट्स कोर्ट द्वारा दी जा सकती है, तो वो देखिए सिर्फ इतनी पनिशमेंट है। पहला मृत्युदंड यानी डेथ, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब आजीवन कारावास। तो देखिए सबसे ऊंचा रखा गया सबसे पहले नंबर पे डेथ को, मतलब सबसे कठिन सबसे कठोर जो सजा होती है वो होती है डेथ। मगर याद रखिएगा हर टाइम नहीं दी जा सकती, सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाएगी। इसको अलग से किसी टॉपिक में हम लोग कभी लाएंगे लेक्चर में, डेथ सेंटेंस के ऊपर पूरा उसको कवर किया जाएगा केस बाय केस उस पर। दूसरा जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, अब ये दूसरे नंबर के आप कह रहे सबसे कठोर कारावास, सबसे कठोर जो सजा है। अब सबसे कठोर सजा का मतलब क्या हो गया, लाइफ। अब ये इसमें बहुत लोग परेशान होते हैं कि यार लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास 20 साल का होता है, 15 साल का होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए इसमें याद रखिएगा आजीवन कारावास का मतलब जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक वो कारावास में रहेगा, इसका सीधा सा मतलब ये है। इसलिए इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल दिमाग इधर उधर मत लगाइए, कोई कितना भी ज्ञान देता रहे इधर उधर फंसिए मत, क्योंकि आजकल ज्ञान तो मोहल्लों में बट रहा है, तो वो ज्ञान के चक्कर में मत परेशान होइए। आजीवन कारावास का मतलब जब तक वो व्यक्ति जिंदा है उस जीवन तक वो पूरा जो है कारावास में बिताएगा, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सीधा सा मतलब ये हो गया। अगला कह रहा है कि नॉर्मल जो आप लोग सुनेंगे जेल हो गई इनको, एक तो आजीवन कारावास हो गया, ये भी जेल ही है, मगर एक होता है कि 7 साल की जेल, 10 साल की जेल, तो वो क्या है। कह रहा है देखिए जेल का भी डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये भी इम्प्रिजनमेंट ही है। इम्प्रिजन मतलब कारावास, कारावास के भी 2 डिस्क्रिप्शन है, मतलब 2 प्रकार की कारावास है। कह रहा कैसी, कह रहा कठोर और सिंपल, इन दोनों में से भी किसी प्रकार की सजा दी जा सकती है। तो ये हो गया तीसरे टाइप का, मतलब कोई टाइम पीरियड के लिए अगर किसी को जेल हो रही है तो उसमें उसको कठोर सजा मिल सकती है, कठोर कारावास ही मिल सकता है, और सिंपल यानी साधारण कारावास ही मिल सकता है। अभी रिगरस कठोर में सीधा सा ये होता है कि उसमें कुछ लेबर कराया जाएगा उनसे, कुछ हार्ड लेबर उनसे कार्य करवाया जाएगा। सिंपल में नॉर्मल छोटे मोटे काम या तो बिना काम के भी उनको जेल में डाल सकते हैं। रिगरस जनरली जो यूज होती है जब किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया जाता है कोर्ट द्वारा, कब, जब उसे अपराधी घोषित कर दिया गया कोर्ट द्वारा, तब जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट का रोल ज़्यादा चालू होता है। उसके अलावा अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है तो उसके लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट का ही यूज़ किया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला आता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति को जो जब्त कर लेते हैं और उसके बाद फाइन हो जाता है। उसके बाद एक नई पनिशमेंट जुड़ी है जो कम्युनिटी सर्विस है। ये कम्युनिटी सर्विस का क्या मतलब है, कम्युनिटी सर्विस का मतलब है, देखिए पहली चीज़ ये नई सज़ा आईपीसी में है, मगर ये पहले थी, आपको जुवेनाइल जस्टिस से मिल जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जहाँ पे अगर कोई जुवेनाइल है मतलब अंडर 18 अगर कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया तो उसी केस में कम्युनिटी सर्विस का भी प्रावधान था। यहाँ पे अभी जोड़ा गया है कम्युनिटी सर्विस। जैसे आपको बोल दिया जाए कि जाओ भाई लोगों की हेल्प करो, तुम्हारे कारण ये दिक्कत हुई है, जाओ तुम ये अलग कार्य करो, तुमको ठीक है हम जेल में नहीं डालते, मगर तुम जाओ गरीबों को 10 दिन तक खाना खिलाओ, जाओ तुम, अब तुमने मंदिर के बारे में बोला है, तुमने मस्जिद के बारे में बोला है, जाओ वहाँ के लोगों को खाना खिलाओ, उनके बारे में ऐसा उनकी हेल्प करो। तो ये सब चीज़ें कम्युनिटी सर्विस के रूप में की जा सकती है। इसका रोल क्या होगा, क्या लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, देखिए पहला चीज़ इससे लोगों का सुधार होगा, रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, तो इससे ये चीज़ हो सकता है। दूसरा ओवर क्राउडिंग जो जेल में बढ़ रही है, जेल में जो भीड़ बढ़ रही है उसको भी कम किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो यहाँ पे इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो दंड को लेके सेक्शन नंबर 4 याद रखिएगा। पनिशमेंट कितने टाइप की हो गई है, एक डेथ, आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उसके बाद नॉर्मल जो इम्प्रिजनमेंट होती है उसके 2 टाइप हो सकते हैं, प्रकार किसी प्रकार का हो सकता है, कठोर या सिंपल मतलब साधारण कारावास, और फॉरफीचर मतलब प्रॉपर्टी को ही जब्त कर लेना। फिर
फाइन और लास्ट हो गया कम्युनिटी सर्विस। मतलब 6 प्रकार की आपको यहाँ पे पनिशमेंट्स दिख रही हैं। बढ़ते हैं आगे अगले सेक्शन नंबर 5 पे। यहाँ पे बात कर रहा है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, यानी दंडादेश का लघुकरण। लघुकरण का सीधे सा मतलब होता है भाई सजा वजा जो दी गई है कोर्ट द्वारा उसको कुछ कम कर देना। कोर्ट ने एक सजा दे दी, अब उस सजा का लघुकरण मतलब कुछ कम कर देना, सजा कम कर देना या तो उसके नेचर को थोड़ा सा बदल देना, बस यही, ये कुछ किसी भी प्रकार से उसमें कोई कमी करना, कटौती करना, कुछ बदलाव कर देना। तो ये यहाँ पे कम्यूटेशन का मतलब है यही। सेंटेंस मतलब उसकी सजा, जो दंड का आदेश दिया गया है, दंडादेश दिया गया है, उसमें कुछ कटौती करना। अब ये बात कर रहा है सेक्शन नंबर 5। तो ये बस आपको सेक्शन याद रखना है और ये याद रखना है कि ये बोल क्या रहा है। सेक्शन नंबर 5 क्या बोल रहा है? कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आप क्या बन सकता है? कम्यूटेशन करेगा कौन? ये दंडादेश का लघुकरण करेगा कौन? लघुकरण करने की जिम्मेदारी, पावर सिर्फ किसके पास है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार के पास है। अब ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है क्या? मेन चीज ये कि भाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहाँ दिया गया है और कौन बताए कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी सेक्शन नंबर 5 ही एक्सप्लेन कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है। तो देखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का सीधा सा मतलब समझते रहिएगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी भाई या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी। बहुत दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, बाकी मैं समझा दे रहा हूँ कि इसका यहाँ पे सेंस क्या है, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लिया जा रहा है। तो पहले आप इतना समझ जाइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मतलब मोदी जी और यूपी की बात करें तो योगी जी, इनके पास पावर है कि वो लघुकरण कर सकते हैं। अच्छा ये क्या सीन कहना चाह रहा है? देखिए पहले ये समझिए कि ये लघुकरण क्या कर रहा है, कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो बात करेंगे यहाँ पे, इनकी हम एज अ कार्यपालिका यानी एज एन एग्जीक्यूटिव बात करेंगे। गवर्नमेंट है, मोदी जी और योगी जी क्या है? एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो। उनका जिस पद को, जिस ओहदे को संभाल रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। तो सीधी सी बात ये, अब ये एग्जीक्यूटिव क्यों बता रहा हूं ये आपको अभी समझ में आएगा। देखिए अब ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को आपको समझने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कब रोल आएगा, स्टेट गवर्नमेंट का कब रोल आएगा, इसके लिए आपको पहली चीज तो ये जान लेनी चाहिए कि ये लोग भाई है कार्यपालक, कार्यपालिका के अंग हैं जिस पोस्ट पे बैठे हैं। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का सीधा सा मतलब ये है, एग्जीक्यूटिव इसलिए हम लोग समझ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कब जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरह कार्य कर सकती है, जब किसी भी ऑफेंडर को दंडादेश के रूप में डेथ सेंटेंस मिला हो। दंडादेश में क्या मिला हो? डेथ सेंटेंस। तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी? समुचित सरकार के रूप में उसका लघुकरण कर सकती है, इस डेथ सेंटेंस का, इसको कम कर सकती है। दूसरा केस कब होगा? जब किसी ऐसे विषय को लेके अपराध हुआ है, मतलब किसी ऐसे विषय पे, किसी ऐसे लॉ के विषय पे अपराध हो गया जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो वहां पे लाए करता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विस्तार है शक्ति का वो वहां तक है, उस लॉ तक है, लॉ के उस विषय तक है जो अभी प्रभावित हुआ है, जिसको लेके सजा दी गई है कोर्ट द्वारा। तो ऐसे विषय पर भी जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्यपालिका का विस्तार था, जहां पे उसकी पहुंच थी, जहां तक उसका एरिया लगता था, तो ऐसे केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर ऑफेंडर के दिए गए दंड को कम कर सकती है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में तो ये हो जाएगा। अब बात आ रही है कि भाई अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे यहाँ पे रोल प्ले करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। अब बात आ गई स्टेट गवर्नमेंट की। देखो स्टेट गवर्नमेंट की केस में सीधा सीधा आपको ये पकड़ना है पहली चीज कि लॉ के तहत, देखिए अपराध होता है चाहे मृत्यु दंड मिल रही हो चाहे कोई भी दंड मिल रहा हो, तो किसी न किसी लॉ के तहत ही मिलता है, हवा में तो मिलेगा नहीं। अगर लॉ में प्रावधान दिया हो कि इस अपराध के लिए इनको मृत्यु दंड मिलेगा, इस अपराध के लिए इनको 10 साल कारावास हो सकता है, तो तभी कोर्ट वो कर पाती है। तो वो लॉ में कहीं ना कहीं दिया होता है, किसी न किसी विधि में वो मेंशन होता है। तो अब याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिए। अब यहाँ समझिए कि कोई विधि ऐसी है, अपराध हुआ है किसी विधि के अगेंस्ट, किसी विधि, किसी लॉ के अगेंस्ट जो है अपराध हो रहा है, कह रहा अब वो लॉ कैसा है, कह रहा है उस लॉ पर जो है पूरा विस्तार है, उस लॉ का पे कंट्रोल किसका है, उस लॉ तक जो पावर एक्सटेंड करती है वो किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की वहां पावर लगती है, पूरी पावर वहां पे विस्तार है इनकी कार्यपालिका का, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की कार्यपालिका का इस लॉ पर विस्तार है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस विधि को सही से लागू करवाना।
तो सीधी सी बात यहाँ पे इतनी समझ में आई। कह रहा है अब इस विधि के अगेंस्ट ही कोई ऑफेंस हुआ था और उसी के अगेंस्ट जो है इनको सजा मिल रही किसी ऑफेंडर को, या तो डेथ मिल गई, डेथ सेंटेंस मिल गया, या तो कोई अदर पनिशमेंट मिल गई, मतलब डेथ के अलावा। वो विधि कैसी है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, वहां पे उनका विस्तार लगता था, उनकी जिम्मेदारी थी कि इस जो अपराध है इस लॉ से जुड़ा उसको कंट्रोल करने की, इसको सही से लागू करने की। मगर अपराध हो गया है, अब अपराध होने के बाद कोर्ट ने उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया था डेथ सेंटेंस दे दिया है उस विधि के तहत, या उसने कोई अदर पनिशमेंट दे दी है। तो ऐसे केस में जहां पे लॉ कैसा है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पावर वहां उसकी लग रही, स्टेट गवर्नमेंट की पावर लग रही, स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो एक्सटेंड कर रही है, तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट समुचित सरकार के रूप में कार्य कर सकती है, यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रूप में रोल प्ले करेगी और लघुकरण कर सकती है, यानी कम्यूटेशन कर सकती है, इनके डेथ सेंटेंस को कम कर सकती है, या जो अदर पनिशमेंट मिली है उसको कम कर सकती है। अब ये बताओ क्या जो सजा कम की जाएगी, तो इतनी देखिए जो भी कहानी आपने सुनी, मगर बस 2 पॉइंट एग्जाम के लिए, बस 2 पॉइंट आपको याद रखने, ये सब कहानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो सिर्फ MCQ बेस्ड अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या बोथ। तो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, दोनों मार देना। और अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या पूछ के ही करेगी जिस अपराधी का मतलब लघुकरण करना है? मान लो भाई किसी ने अपराध किया, अब वो अपने अपराध का पश्चाताप करना चाहता है, उसने देखो पहली चीज़ तो ये कम्यूटेशन होता कब है, कम्यूटेशन ये लघुकरण कब होगा? ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही हैबिचुअल ऑफेंडर हो चलेंगे उसका कम करने लगे, नहीं, कोई व्यक्ति होगा जिसने अपराध किया होगा, कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, बाद में उसकी कहानी पता चली होगी गवर्नमेंट को कि भाई बहुत ही भला आदमी था, मगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि उसने जो है ऐसा ऐसा कार्य कर दिया, मगर उसके बाद भी गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी कह दे कि नहीं नहीं तुम तो बड़े सही आदमी थे, बस हम तुम्हारी कहानी सुन के मान जाए, नहीं, उसके बाद उनका रवैया भी दिया गया कोर्ट में, अरे सॉरी जेल में, जितने साल वो रहे हैं जेल में उतने साल उनका रवैया देखा गया कि भाई वो इतना सीधा आदमी, उसने कभी किसी को गाली तक नहीं दी, तू तड़ाक नहीं किया, उसका बिहेवियर जेल में सबसे बेहतर था। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखेगी, उससे चर्चा भी मौका मिला तो करेगी, ये सबको देखते हुए कोर्ट जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इनकी सजा को कम कर दी जाए, बस यही होता है। अब क्या वो व्यक्ति जिसने अपराध किया इसको सजा मिली है वो पश्चाताप में इतना डूब गया है, वो कह रहा नहीं मैं चाहता ही नहीं मेरी सजा कम हो, तो ऐसे केस में सरकार बाउंड नहीं होती कि उस अपराधी से पूछ के ही करे, वो चाहे तो बिना उसकी कंसेंट के, बिना उसकी सहमति के भी उनकी सजा को कम कर सकती है। तो ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। इसमें अगली बात कि भाई जो कम्यूटेशन हो रहा है, ये जो लघुकरण हो रहा है, कितना लघुकरण हो सकता है, किस सजा को किस में बदल सकते हैं? तो देखिए इस सेक्शन 5 को आप अकेले में नहीं पढ़ेंगे, BNSS यानी जो हमारा CRPC हुआ करता था वो BNSS में बदल गया है, तो उसकी धारा 474 के साथ आपको सेक्शन नंबर 5 पढ़ना पड़ेगा, जहां पे पूरी लिस्ट दी गई है सेक्शन नंबर 474 में कि कौन सी सजा को आप कैसे बदल सकते हो, किस अपराध में कम्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है, क्या जैसे अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो आप कितना जो है कम्यूट कर सकते हो, गवर्नमेंट कितना उसको कम कर सकती है, कह रही कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कर दो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इतना कर सकते हो कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकते हो, और नहीं। अगर किसी को आजीवन कारावास सजा मिली थी कोर्ट द्वारा तो आप कितनी भी कम कर लें, मगर 7 साल से कम सजा मत देना, ठीक है, मतलब 7 साल और उससे ऊपर रखना, मगर ये नहीं कि 7 साल से नीचे सजा दे दें, ये नहीं हो सकता। 7 साल तक या उससे ऊपर तक रख दिए, 10 साल दे दिए, 8 साल कर दिए, घटा के 15 साल कर दिए, ठीक है, तो इतना कर सकते हैं। अब मान लो कोर्ट ने सजा दी थी, उसके बाद 7 साल या उससे ऊपर की सजा थी, मान लो 7 साल या 10 साल, मगर आजीवन कारावास नहीं है, कोई पर्टिकुलर नंबर है सजा का, 10 साल की सजा है, 15 साल की सजा है, 8 साल की सजा है, तो मतलब 7 साल या उससे ऊपर की कोई सजा है तो उसको कितना कम कर सकती है, कह रहा उसका लघुकरण आप जो है कितना भी कर लीजिएगा, 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, मतलब क्या 3 साल तक हो सकता है, 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। अब अगला, मान लीजिए कोर्ट ने किसी को सजा दी है जिसकी अवधि है 7 साल से कम, मतलब 5 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल से कम है, तो इसको आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कम कर सकते हो, कितना, उसको आप फाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। अगला, अगर कोई रिगरस सजा है, कोई कठोर कारावास है, उसको आप सिंपल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये पूरी लिस्ट थी सेक्शन नंबर 474 ऑफ BNSS में। तो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले सेक्शन को, सेक्शन नंबर 6 जो बात कर रहा है फ्रैक्शन की, जहां पे बहुत लोग परेशान होते हैं, जिसको लेके कंफ्यूज हो चुके हैं आज, मतलब समाज में ऐसा चल रहा है कि भाई
जो पनिशमेंट होती है सज़ा जो होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की वो 20 साल होती है। वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आजीवन कारावास, उसका मतलब होता है 20 साल, कुछ लोग कह देंगे 14 साल। तो ये सब बनी बनाई कहानियां हैं मार्केट की। तो जरा इसको समझते हैं कि भाई ये मार्केट में कहाँ से कहानियां उठ के आ रही हैं। ये सेक्शन नंबर 6 है जो इसका जन्मदाता आपको दिख रहा है आज के टाइम। तो सेक्शन नंबर 6 बात कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। याद रखिएगा इतनी कहानी चल रही है, मगर ये टर्म्स ऑफ पनिशमेंट बात कर रहा है, मगर जो सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की चर्चा दिखेगी। कह रहा है जब भी आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट के फ्रैक्शन, मतलब उसका फ्रैक्शन कैलकुलेट, मतलब कहने फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का मतलब सीधा सा यहाँ पे ये बात है कि जब भी आपको जरूरत पड़ गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कैलकुलेट करने की, तो वहां पे जितना भी आप उसको कैलकुलेट करते हो वहां पे आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कितना मानोगे। अगर आपको तोड़ने की जरूरत पड़ गई, आपको अवधि चाहिए कैलकुलेशन के लिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितनी मान लें हम उस टाइम, तो कह रहा है 20 साल मान के चलेंगे। इसको भी एग्जांपल समझा रहा है कि ये हो जाएगी मैक्सिमम, आप इसको कितना मान के चलेंगे, आप इसको 20 वर्ष मान के चलेंगे। जब बात आ जाएगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को किसी भी रूप से कैलकुलेट करने की, उसका फ्रैक्शन निकालने की बात आ गई कि भाई इसके फ्रैक्शन ऑफ टर्म हम कैसे डिसाइड करें। कह रहा है कि अब कैलकुलेशन की बात आ गई, तो फ्रैक्शन ऑफ टर्म जब निकालने की बात आ जाएगी तो कैलकुलेशन में लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम 20 वर्ष मान के चलेंगे। इतना दिमाग में रखिए। अब इसको कैसे, इसका क्या मतलब भाई 20 साल मान के चलेंगे, इसका क्या मतलब। देखो कंडीशन अब समझो एग्जांपल के रूप में, मान लो कोई ऑफेंस है जिसकी मैक्सिमम सजा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसकी मैक्सिमम सजा ही है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की आजीवन कारावास। अब मान लो कि उस सजा का, उस अपराध का अगर कोई अटेम्प्ट करता है, उस अपराध का अगर कोई प्रयास करता है, तो उसकी पनिशमेंट होगी मैक्सिमम सजा का आधा। मैक्सिमम सजा कितनी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा कैसे मान ले भाई, किसी की लाइफ 60 साल है कि 80 साल है कि 90 साल जिएगा, 100 साल जिएगा, कैसे हम डिसाइड करें। कोई मान लो 50 में मर सकता है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा कैसे हम निकालें। कह रहा है यहां पे अब जरूरत है हमें फ्रैक्शन, इसका टर्म कैसे हम फ्रैक्शन इसके टर्म को निकालें, टर्म का। तो कह रहा है कि कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है कैलकुलेट कैसे करें। कह रहा अब ऐसी कंडीशन में आप जो है क्या कर लीजिएगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का टाइम जो है 20 वर्ष मान के चलेगा। जब हमने 20 वर्ष मान लिया तो अब कह रहा है इसका अटेम्प्ट किया है तो आधी, मतलब 1/2 से गुणा कर देंगे, सीधा सीधा 10 साल आ जाएगी। तो यहाँ पे अब इसका अटेम्प्ट की सजा यहाँ पे 10 साल हो जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कैसी फ्रैक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या निकालना चाह रहा है ये 20 वर्ष से। तो ये बस एक एग्जाम्पल था, ये बस एक एग्जाम्पल था। ऐसे कई कंडीशंस बन सकती है जहाँ पे हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे हो सकता है सजा कोई लेके ही होगा, मगर कहीं कहीं अलग अलग अपने अपने एग्जाम्पल हो सकते हैं वो। तो अब देखते हैं सेक्शन नंबर 7 को। सेक्शन नंबर 7 देखिए बहुत छोटा सा है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको और 1 मिनट में ख़त्म भी हो जाएगा। इसमें देखिए मान लीजिए कोर्ट है, कोर्ट ने किसी को सजा दे दी 5 वर्ष की। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी को अगर सजा मिल रही है तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका प्रकार क्या होगा, कि वो कठोर कारावास होगी कि सिंपल होगी, साधारण होगी, या दोनों मिक्स करके भी दी जा सकती है। तो इसका जवाब आपको ये सेक्शन खुद दे रहा है। कह रहा है कि कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है, कोर्ट के पास ये विवेक है, वो बता दे, मतलब जज साहब बता दे कि वो कैसी सजा दे रहे हैं 5 साल के टर्म में। उसने जज साहब ने बोल दिया कि देखिए भाई ये अपराधी को हम 5 साल सजा सुना रहे हैं। कह रहा 5 साल सजा पूरी की पूरी कठोर कारावास होगी, ऐसा भी कह सकते हैं। पूरी की पूरी साधारण कारावास होगी, ये भी बोल सकते हैं। या जज साहब बोल दे कि 5 में से 2 वर्ष कठोर होगी और 3 वर्ष साधारण होगी स्टार्टिंग के। अब ये कुल मिला के ये है कि जो सजा होगी वो पूरी की पूरी रिगरस भी हो सकती है, पूरी की पूरी सिंपल भी हो सकती है, या पार्टली रिगरस या पार्टली सिंपल भी हो सकती है। मतलब दोनों को मिक्स करके भी जज साहब सजा दे सकते हैं। तो इतना ही आज के लेक्चर में। होप सो आपको पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। बाकी आने वाले सेक्शंस हम लोग आगे के आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।